Now we are going to study energy conservation. Practically in interference pattern, energy is conserved. There is no loss of energy. In Young's double slit experiment, we are finding bright bands and dark bands. At bright band, there is energy loss. In bright band, there is energy gain, and dark band energy loss. Energy distribution takes place. In Young's double slit experiment, I am supposing this is the red band and this is the dark band. We call this red by a symbol I have represented over here. This is the bright band and this is the dark band. If over here interference is not taking place, then what will happen? Practically, if interference is not taking place, energy at central bright fringe will be energy due to this source and energy due to this source. तो यहाँ पर एनर्जी कितनी होती? ट्वाइस ऑफ आई नॉट. दैट इज इनकोहेरेंट सोर्सेज अगर यहाँ पर होते, अगर ये इनकोहेरेंट सोर्स होते तो यहाँ पर एनर्जी इंटरफेरेंस वुड नॉट टेक प्लेस और यहाँ पर दोनों सोर्स की एनर्जी का सम यहाँ पर होता है. ये इनकोहेरेंट सोर्स है. और जो डार्क बैंड है यहाँ पर भी एनर्जी होती, जो कि इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है. डार्क एंड ब्राइट बैंड नहीं बनते हैं. इस प्लेस पर भी एनर्जी होती, इस प्लेस भी होती. एनर्जी यहाँ पर होती ड्यू टू दिस सोर्स एंड प्लस ड्यू टू दिस सोर्स. यहाँ पर भी डार्क बैंड के प्लेस पर भी एनर्जी ड्यू टू दिस सोर्स, एनर्जी ड्यू टू दिस सोर्स. तो ट्वाइस ऑफ आई नॉट होती. बट अगर हम कोहेरेंट सोर्स की बात करें, दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज एंड इंटरफेरेंस इज टेकिंग प्लेस. सो यहाँ पर डार्क बैंड में या तो पार्शियल एनर्जी होगी या बिल्कुल एनर्जी नहीं होगी. यहाँ पे डार्क बैंड बनेगा और यहाँ पे ब्राइट बैंड बनेगा. प्रैक्टिकली यहाँ की एनर्जी गई कहाँ? प्रैक्टिकली एनर्जी ऑफ दिस डार्क बैंड हैड बीन शिफ्टेड टू द ब्राइट बैंड. इसी वजह से तो ब्राइट बैंड की एनर्जी मोर देन ट्वाइस ऑफ आई नॉट है और डार्क बैंड की एनर्जी विल बी जीरो अगर दोनों के एम्पलीट्यूड इक्वल हुए. अगर एम्पलीट्यूड इक्वल नहीं है तो डार्क बैंड की एनर्जी विल बी लेस देन ट्वाइस ऑफ आई नॉट. इन दिस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज I1 प्लस I2 एंड ट्वाइस ऑफ रूट I1 I2 cos phi. ये फार्मूला आपने डिराइव कर लिया है पहले ही. दैट इज आई आर इक्वल, अगर I1 और I2 इक्वल हैं, यहाँ पर जो वेव्स एमिट हो रहे हैं उनके एम्पलीट्यूड अगर इक्वल हैं तो इंटेंसिटी भी इक्वल होगी और यहाँ पर ये इक्वेशन बन जाएगा ट्वाइस I1 प्लस कॉस फाई. 1 प्लस कॉस फाई इज 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2. ये वैल्यू आपने पुट कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. दिस इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी. आई आर ए इक्वल 4 टाइम्स ऑफ आई कॉस स्क्वायर फाई बाय 2 आएगा. ये यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई, आई एम इम्प्रूविंग इट बाय 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2. ठीक है. 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पर है 1 प्लस कॉस फाई, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2. दिस इज द इंटेंसिटी. बट ये इंटेंसिटी की इक्वेशन आप तब अप्लाई करेंगे इधर ए एंड बी, एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सोर्स एंड दिस सोर्स आर इक्वल, तब ये अप्लाई करेंगे. और अगर इक्वल नहीं है, तभी इक्वल होंगे तभी आई और I1 और I2 आपने इक्वल लिख लिया है, इक्वल आई. और अगर इक्वल नहीं होंगे तो ये जनरल इक्वेशन आपकी बनेगी. तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी अगर मैं निकालूं तो एनर्जी, एवरेज एनर्जी का सेंस है एनर्जी एट द मैक्सिमम और प्लस एनर्जी मिनिमम, या इंटेंसिटी कह सकते हैं. इंटेंसिटी एवरेज दैट इज इंटेंसिटी मैक्सिमम प्लस इंटेंसिटी मिनिमम अपॉन 2. मीन वैल्यू आप ले लीजिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी प्लस मिनिमम एनर्जी की मीन वैल्यू आप ले लें.
अगर आप मेन वैल्यू और इनकी वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट कर दिया, ऑन सिंप्लीफिकेशन वी आर फाइंडिंग के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज आई ए प्लस आई बी। तो अगर इनकोहेरेंट सोर्स होता तब भी किसी भी पॉइंट पर एनर्जी जो मिलती, दैट इज द एनर्जी ड्यू टू दिस सोर्स एंड एनर्जी ड्यू टू दिस सोर्स, आई ए प्लस आई बी ही मिलता, और एवरेज एनर्जी भी हमारी यही निकल रही है, आई ए प्लस आई बी। तो प्लीज़ आप इसे कर लीजिए। नेक्स्ट, एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विथ। यहां पर आपने पढ़ा है कि फ्रिंजेस बनेंगे, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्रिंज विथ। इस जो फ्रिंजेस बनेंगी उनकी विथ क्या होगी, किस विथ की होंगी, वो हम डिराइव करने जा रहे हैं। सो इन दिस केस you have taken, this is one coherent source, this is another coherent source A, coherent source B, यहाँ से वेव ऐसे पहुँच रही है और ऐसे पहुँच रही है। इस वेव लेंथ और इस वेव लेंथ में डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड पाथ लेंथ डिफरेंस, डिफरेंस इन पाथ लेंथ। वी आर रिप्रेजेंटेड दिस बाय डेल्टा एक्स। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये डेल्टा एक्स हो जाएगा पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इज दिस लेंथ BP माइनस AP, वो आपने लिखा, और दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम BP को पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर रूट, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज द कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, स्क्रीन ये आपने लिया हुआ है, एंड y इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पोजिशन है, टू द फ्रिंज पोजीशन, ये फ्रिंज पोजीशन है, दिस इज द y, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, ये दो स्लिट्स इनके बीच की, स्मॉल d इज द डिस्टेंस, कैपिटल D इज स्लिट डिस्टेंस टू द स्क्रीन डिस्टेंस इज कैपिटल D। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल दिस स्क्वायर, ये आपने लिखा हुआ है, माइनस, अब इसके लिए भी हम लिख सकते हैं दिस इज अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए भी आप लिख सकते हैं AP के प्लेस पे लिख सकते हैं, दिस इज कैपिटल D स्क्वायर प्लस D, दिस इज द y माइनस D बाई 2, बिकॉज ये सेंटर है, सेंटर से y है और ये D बाई 2 होगा, ये भी D बाई 2 होगा, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी y माइनस D बाई 2, y माइनस D बाई 2 होल स्क्वायर, और इनका रूट ले लीजिए, क्योंकि मुझे ये लेंथ चाहिए, इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, ये लेंथ चाहिए, इसलिए आपने पावर हाफ कर दिया। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम्स, मैं बाइनोमियल थ्योरम को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स टू पावर n इक्वल 1 प्लस nx प्लस nc2 x square and so on, and here x must be, condition है, x mod value of the x must be less, very very less than 1, and if mod value of the x is very very less than 1, very very less than 1, then ये हो जाएगा 1 प्लस nx, ये हायर टर्म्स विल बी नेग्लेक्टेड, दीज हायर टर्म्स विल बी नेग्लेक्टेड, 1 प्लस nx। तो यहाँ पर n इज़ द पावर, वो आप प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो ये n है 1/2, तो ये यहाँ पर आपने लिख लिया 1 प्लस nx, इसमें भी अप्लाई कर दिया। ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, और इसमें से ये आपका डी स्क्वायर कामन ले लिया था, इसमें भी डी स्क्वायर कामन, इसमें भी डी स्क्वायर कामन, तो ये आपका केस बन गया। ये मैथमेटिकल है, अलजेब्रा है, इसमें फिजिक्स कुछ नहीं है, मैथमेटिकली आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हेल्प मैंने कर दी इन दिस कि आप क्या करेंगे, इसमें से डी स्क्वायर कामन लेंगे तो ये डी बाहर आ गया, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पर भी सेम विल हैपन, और ये आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। यहाँ पर आपने फर्दर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर लिया, और ऑन अलजेब्रिकली फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे आपको ये रिजल्ट्स मिल जाएगा, y प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d माइनस y माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर अपॉन 2d।
क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये -1 ये +1 कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल 4ab, ये 4ab आपने लिखा हुआ है अपॉन 2d, और ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन yd अपॉन d मिल रहा है। दिस इज डेल्टा x पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स जिनका यहाँ पे सुपर इम्पोजिशन हो रहा है p पॉइंट पर, तो डेल्टा x इज bp माइनस ap एंड दैट इज yd अपॉन t। और पीछे आपने पढ़ा हुआ है, डेराइव किया हुआ है, अगर ये दो वेव्स हैं और उनमें से पाथ डिफरेंस m लैम्डा है, देयर विल बी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें और इसमें पाथ डिफरेंस तुमने इस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में निकाला हुआ है yd अपॉन डी। इफ yd अपॉन डी इज n लैम्डा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये वैल्यू n लैम्डा की इक्वल होगी, तो आपने लिख दिया n लैम्डा, सो y मिल गया, y इक्वल n लैम्डा डी बाई डी, ये आपको रिजल्ट्स मिल गया। दिस इज द y अंडर द केस ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ब्राइट फ्रिंज बन रही है तब। एंड इफ देर इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में इन दोनों के बेस में पाथ डिफरेंस मस्ट बी 2n-1 लैम्डा बाय 2। ये भी आप पीछे पढ़ चुके हैं। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये प्रूव कर चुके हैं कि फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए। सो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस द पाथ डिफरेंस जो अभी आपने निकाला है यहाँ पे पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस अभी निकाला है, वो निकाला है yd अपॉन डी, और पीछे आपने निकाला है कि पाथ डिफरेंस अगर डिस्ट्रक्टिव है तो वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 होगा। तो आप दोनों के इक्वेट कर लीजिए, इसकी ये वैल्यू होगी, और फ्रॉम दिस y इक्वल 2n-1 लैम्डा डी अपॉन 2d। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव means a dark fringe from the central maxima. This is the distance of dark fringe, nth dark fringe from the central maxima, और ये आपके रिजल्ट्स आ गए। Now we are going to find fringe width। अब क्वेश्चन ये है कि what is the meaning of the fringe width? fringe width क्या मीनिंग है और हम फ्रिंज विथ किसे कहते हैं? व्हाट इज द सेंस ऑफ फ्रिंज विथ? करेक्टली इन दिस डायग्राम मैंने समझाने की आपको कोशिश की है कि फ्रिंज विथ क्या होता है, व्हाट इज द फ्रिंज विथ। सो इन दिस केस प्लीज अटेंशन, एक सोर्स ये, एक सोर्स ये, और यहां से वेव्स ऐसे और ऐसे जा रही है, और ये सेंट्रल में जो फ्रिंज बनती है हमेशा ब्राइट फ्रिंज होती है, उसे हम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। दिस इज द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। एक वेव से यहाँ से आ रही है, एक वेव यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज ये बनाया हुआ है। और सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज के बाद धीरे धीरे इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होते होते यहाँ पे 0 हो गई। दिस इज द फर्स्ट डार्क फ्रिंज, दिस इज द central bright fringe, this is the first dark fringe। और फर्दर आप मूव करेंगे तो ये फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी इंक्रीज होकर के इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम नहीं, हम ये कह सकते हैं इंक्रीज होकर के मैक्सिमम होगी, उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी, और ये है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। फिर रिड्यूस होकर के इंटेंसिटी रिड्यूस होकर 0 हो गई। दिस इज द सेकेंड डार्क फ्रिंज, और फिर ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है। सो टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज या टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज द फ्रिंज विथ। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज equal distance between two consecutive dark fringe, and this is called fringe width beta। ये हम आगे derive करेंगे। So we are observing by graph design कि this is the central bright fringe, और उसके बाद ये जो फ्रिंज है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, ये बीटा बाई 2 डिस्टेंस पर है। दिस इज बीटा बाई 2, और ये सेंट्रल वो फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बीच में ये जो डिस्टेंस होगी दिस इज द बीटा, ये बीटा होगी।
दिस इज द बीटा। यहाँ पर नीचे हमने निकालने की कोशिश की डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। ये पहले निकाला है। फर्स्ट इज दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, टू कॉन्सिक्यूटिव nth और n-1th। मान लीजिए जनरल ले लीजिए, सपोज कर लो ये nth डार्क है फ्रिंज है, तो इससे पहले वाली n-1th डार्क फ्रिंज होगी। सो दिस डिस्टेंस सेंटर से, फ्रॉम सेंटर से दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी दिस इज द बीटा, दिस इज द बीटा। और सिंप्लीफाई करने पर ये मिलेगा तुम्हें लिम्डा डी अपॉन डी ऑन सिंप्लीफिकेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर दैट इज nth डार्क फ्रिंज। तो तुमने पहले ही प्रूव कर रखा है nth डार्क फ्रिंज बाय डेफिनेशन हमें ये डार्क फ्रिंज चाहिए। तो अगर मैं डार्क फ्रिंज की विड्थ निकालूंगा तो दो कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज चाहिए, एक ये ब्राइट फ्रिंज है, एक ये ब्राइट फ्रिंज है, इनके बीच की डिस्टेंस हो जाएगी विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज। और विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज अगर आपको देखना है तो ये कॉन्सिक्यूटिव डार्क माइनस दिस कॉन्सिक्यूटिव डार्क, इनके बीच की जो डिस्टेंस है विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, और दोनों इक्वल होते हैं। सो इन दिस केस नाउ डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, तो nth डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज, तो nth ये कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज की वो आना चाहिए, ये फार्मूला, हाँ ये लिखा हुआ है, सॉरी। तो nth ब्राइट फ्रिंज माइनस n-1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर, और nth ब्राइट फ्रिंज होगा n लेमडा डी बाई डी माइनस n-1 लेमडा डी बाई डी, nth ब्राइट फ्रिंज माइनस nth ब्राइट फ्रिंज। प्रैक्टिकली यहाँ पर हमें ये हेडिंग चेंज करनी पड़ेगी, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज हमें लिखना पड़ेगा। तो ये विथ ऑफ डार्क फ्रिंज आ जाएगा, ये यहाँ पर हमें चेंज करना। कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये, ब्राइट फ्रिंज, टू कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो ये ब्राइट फ्रिंज है, दिस इज माइनस दिस इज, अगर ये 10th है तो ये 9th है। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग लेमडा डी अपॉन डी, दिस इज द बीटा डैश। तो ये हो जाएगी विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज, that is the distance between two consecutive bright fringe. Next is width of, अब ये हम निकालेंगे width of bright fringe, ये थी this is the width of dark fringe, टू consecutive के बीच में जो है वो डार्क है, तो this is dark fringe, this belongs to dark fringe. Now width of the bright fringe, नई बात कि अब इसे कैसे करें। ब्राइट फ्रिंज, विथ ऑफ ब्राइट फ्रिंज का मतलब है कि ये इसकी विथ कितनी होगी, तो दिस डार्क और कॉन्सिक्यूटिव टू टॉर्क के बीच की डिस्टेंस सेंटर से ये डिस्टेंस डार्क, ये डार्क डिस्टेंस, और माइनस सेंटर ये है, सेंटर से ये डार्क डिस्टेंस माइनस कर दीजिए, विथ आ जाएगी विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। सो विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज दैट इज nth डार्क फ्रिंज माइनस n-1th डार्क फ्रिंज, और डार्क फ्रिंज का 2n-1 लेमडा डी अपॉन 2d, और 2, और ये है n-1th फ्रिंज, ये वैल्यू आपने पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया है, n-1th फ्रिंज माइनस 1 2d। ऑन सिंप्लीफिकेशन यू आर गेटिंग लेमडा डी बाई डी, दैट इज द बीटा विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। सो हियर वी आर स्टडिंग कि विथ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज दैट इज इक्वल टू विथ ऑफ द डार्क फ्रिंज, दैट इज द विथ ऑफ द फ्रिंज विथ। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी
ऑप्टिकल पाथ लेंथ. What is the optical path length? In this case, ये थोड़ा डिफरेंट वे है, थोड़ा अलग से ध्यान इसमें देना होगा हमें कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम किसे कहते हैं. सपोज एक वेव है जो दिस इज एक स्लिट है, दिस इज आप इसे स्लैब कह लीजिए, टी थिकनेस की ये स्लैब है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस स्लैब इज म्यू. रे इज पासिंग थ्रू द टाइम टॉ, और एयर में अगर वेव मूव करेगी तो टॉ टाइम में ए टू बी पहुंच रही है. टॉ टाइम में, इन टाइम टॉ, डिस्टेंस ट्रेवल इन एयर आर वैक्यूम बाय द वेव इज ए टू बी, और डिस्टेंस ट्रेवल इनसाइड the slab of refractive index mu in time tau distance travel is tau. मीनिंग अदर वे हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जब ये स्लैब के थ्रू कोई वेव मूव करेगी तो टी डिस्टेंस मूव कर रही है, टी इज द थिकनेस, टी इज थिकनेस, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, टी थिकनेस है. लेकिन उसी टाइम पर जब एयर में मूव करेगी तो ए बी डिस्टेंस मूव करेगी. तो ए बी इज द डिस्टेंस दैट करेस्पॉन्ड टू द मीन्स डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन टाइम टॉ इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, टॉ टाइम में इसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी एयर में, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी बाय द वेव, वो एयर में डिस्टेंस ट्रेवल होगी, दैट इज ए बी एंड दिस इज ऑप्टिकल पाथ लेंथ. अब मैथमेटिकली आप आ जाइए, ये तो बाय डेफिनेशन था कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ हम किससे कहते हैं, तो ए बी इज द ऑप्टिकल पाथ लेंथ. टी टाइम में इसमें टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसी टॉ टाइम में टी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उसी टॉ टाइम में एयर में वो डिस्टेंस ट्रेवल होगी ए बी. एज यू नो, ए बी मान लीजिए यही इनकी वेलोसिटी हो, तो ये वेलोसिटी v हो जाएगी और ये c हो जाएगी. c अपॉन, एज वी नो, c अपॉन v इक्वल म्यू. मान लीजिए